हेलो बैक बेंचर्स। तो कैसे हो तुम सब? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया लगे पड़े हो, रट्टे मार रहे हैं पे, जगह 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 वीडियोस देखनी है। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? 2 मिनट में चैप्टर करते हैं फटाफट, ध्यान से देखना, ठीक है? अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है क्या? बेसिकली इसमें हम रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि कौन से किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ किन किन कैटेगराइज हो रखी है किन किन चीजों में, और बायोडाइवर्सिटी। अब अगर बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली variety of life on earth including different plants, animals, microorganisms and ecosystem। एक वैरायटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे जिनमें इंक्लूड करा है हमने डिफरेंट प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम को, जो सब मिलाते, अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ये फोटो दी हुई है इस वजह से कि तुम्हें एक आइडिया हो जाए रफली क्या इन चीजों में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना। बेसिकली जब एग्जाम में चीजें आती है तो मैं कंफ्यूजन होती है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, यार किन चीजों के बारे में पूछा है, याद नहीं आ रहा, राइट? अब फ्लोरल प्लांट्स होते हैं, राइट? फ्लोरल, फ्लोरा, फ्लोरल फ्रेग्रेंस। अब फ्लोरा से हमें डिफाइन कर रहा है फ्रेग्रेंस, जानवरों में से तो आएंगे नहीं, है ना? फूल में जाएंगे, फूलों में से। इट रेफर्स टू ऑल प्लांट ग्रोइंग in a particular area and roughly we have around 47,000 species। nearly, ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। अब अगर फ्लोरा ये हो गया तो फौना क्या होगा? ऑटोमेटिकली बच्चे हुए जो भी होंगे एनिमल्स। इट रेफर्स टू ऑल एनिमल्स ऑफ एन एरिया और अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑन और नहीं। 81,000 स्पीशीज हैं हमारे पास फौना की। कितनी? 81,000 अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं है, क्या पता कोई गायब हो गई हो, कोई नहीं आ गई हो। 81 हम रफली लेके चलते हैं, 81,000। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीशीज, किसकी? एनिमल्स की, जिन्हें हमें कैटेगराइज करा है। नॉर्मल स्पीशीज क्या होंगी? अगर हम नॉर्मल स्पीशीज की बात करें तो नॉर्मल जो भी एक ऐसा पर्टिकुलर एनिमल है जो दिख रहा है हमें कि हाँ यार ये तो घूमता रहता है इधर उधर, कहीं भी जाओ दिख जाएगा, पॉपुलेशन में इसकी डिक्रीज नहीं है। बट अगर हम बात करें एंडेंजर्ड की, तो इस भाई को एंडेंजर करने में बहुत लोगों का हाथ था यार, बेचारा अच्छा खासा घूम रहा था, है ना? चलो पुरानी बातें हैं। वल्नरेबल स्पीशीज, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर वो किसमें आता है? वल्नरेबल में आ चुका है ये भी, राइट? रेयर में गोल्डन मंकी, बाल देख रहे हो उसके? लंगूर, बेसिकली मंकी नहीं लंगूर है, ठीक है? इसके बाल देखो गोल्डन स्पाइक्स, मस्त लग रहा है ना एकदम। एंडेमिक, एंडेमिक में अगर बात करते हैं तो ये कौन है? मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, सर्च करना टिमोन एंड पुम्बा। इनका एक डायलॉग था हकूना मटाटा। इसका मतलब क्या है तो मुझे कमेंट में बताना, हकूना मटाटा का मतलब। एंड आई से एक मूवी आई थी, उसमें ये जो कैरेक्टर था कार्टून का, ये एक्सटेंट कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर हम इनके डेफिनेशन देखते हैं तो क्या आता है? नॉर्मल स्पीशीज की अगर हम बात करें, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, कैटल, पाइन, रोडेंट्स, बेसिकली जो तुम्हें समझाया था। नेक्स्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में जो आ चुकी हैं। सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफरेंट इफ नेगेटिव फैक्टर दैट हैव लेड टू डिक्लाइन। अगर नेगेटिव फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा तो ये भी किस में चले जाएंगे? एक्सटिंक्शन में, जिसमें क्या आता है? ब्लैक बक, इंडियन वाइल्ड एस या शंघाई। नेक्स्ट वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती हैं? पॉपुलेशन डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर, आप ऐसी लेवल पे वो जा चुका है, अगर वहां से नीचे गया हो तो किस में आ जाएगा वो? एंडेंजर्ड में। कैटेगरीज इसके एग्जांपल्स हैं ब्लू शिप, गंगेटिक, डॉल्फिन्स। रेयर स्पीशीज कौन सी होंगी? स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज इफ नेगेटिव फैक्टर्स। इनकी एक इमेजिनरी लाइन अगर उससे नीचे जाएंगे तो ये सेकंड कैटेगरी में चले जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, जिसमें एग्जांपल्स तुम देख सकते हो। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? ओनली फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड। ऐसी आइसोलेटेड नेचुरल प्लेसेस होंगे, ज्योग्राफिकली बैरियर्स होंगे उनके लिए, जहां पर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, राइट? इसके एग्जांपल्स हैं अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन्स एंड अरुणाचल प्रदेश। मिथुन कौन सा वाला मिथुन है? वो तो नहीं है सर साइकिल के पीछे से गोली पकड़ के डिस्काउंट नहीं, चलो दूसरा मिथुन होगा। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिन्हें ढूंढने के बाद भी हमने बहुत सर्वे किया वो हमें मिली ही नहीं। ऐसी स्पीशीज अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बताओ। और लास्ट में जो एक एलिफेंट था ऐसे दांतों वाला, उसका नाम क्या है और कौन सी वो मूवी है?
मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री और कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी कहीं पर दिखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा डायनासोर है, एग्जाम्पल लेना है, ढूंढना नहीं है कि निकल जाओ कहाँ है। अगर है और वो यहाँ से गायब हो चुका है, हमने बहुत सर्वे करा, इस रीजन में नहीं मिला, वो जहां का ओरिजिन था उसका, वो किस में आ जाएगा? एक्सटिंक्शन में, राइट, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो। वैनिश फॉरेस्ट, अब वैनिश फॉरेस्ट क्या है? जो भी पर्टिकुलर एरिया है वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे लोगों की बेसिक एक्टिविटीज की वजह से। यहाँ लिखा भी हुआ है वुड्स दैट हैव बीन रिमूव्ड बाय पीपल फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। इन चीजों की वजह से उसे हम क्या टर्म देंगे? वैनिश फॉरेस्ट, जिसमें 24.01% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 12.2 फर्क है डेंस फॉरेस्ट, 8.98% क्या है ओपन फॉरेस्ट, एंड बचा हुआ क्या है? मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस फुल फॉर्म को याद रखना अच्छे से लिख कर। ये कब आई थी, यहाँ क्या हुआ था, हेडक्वार्टर क्या है, ये 110% पूछ सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू कंजर्व नेचर एंड एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे तुम वहां भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। यह फॉर्म हुआ था 5 अक्टूबर 1948। ये प्लेस का नाम है यहाँ पर, एंड इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड नियर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये जो इंफॉर्मेशन हैं इसको अच्छे से याद रखना। अब एशियाटिक चीता, इस एशियाटिक चीते को कहीं ना कहीं विलुप्त मान चुके हैं लोग। इसकी फास्टेस्ट जो स्पीड मानी जाती है कितनी है? 112 किलोमीटर। नियरली एक्सटिंक्ट है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। हैबिटेट और प्रे इसके पास है ही नहीं, राइट। प्रे का मतलब वो वाली नहीं, प्रे मतलब शिकार, जो ये खाएगा बेसिकली। इस वजह से वो एक्सटिंक्शन में जाता जा रहा है, इसलिए इसे एक्सटिंक्ट कर दिया था 1952 में। इसकी अगर हम फोटो की बात करेंगे तो कुछ ऐसी है। अबे ये क्या आ गया? ये तो शेर है। अरे नहीं नहीं सॉरी, दिखाना तो तुम्हें चीज, ये क्या आ गया? ये रहा चीता। इसकी मैं बात कर रहा हूं जो बेचारा एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ में बेसिकली क्या है? The practice of planting and maintaining forest area for the benefit and sustainability for future generation। हमें एक एरिया को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। इससे हम कैसे कर सकते हैं? फॉरेस्टेशन, फायर प्रिवेंशन, ओवरग्रेजिंग रेगुलेशंस लगाकर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज। कोई भी अगर हम रूल लाते हैं, गवर्नमेंट रूल लाती है, तो वो सिर्फ रूल नहीं होता है, वो हम लोगों के लिए अच्छाई के लिए भी बहुत सारे रूल्स आते हैं। बट उसे हम कैसे कर सकते हैं? हमें बेसिक अवेयर करना पड़ता है लोगों को कि जी ये गवर्नमेंट के प्लान्स आए हैं, आपको पता होने चाहिए। आधे लोगों को पता ही नहीं होते, इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। इसका बेनिफिट क्या हुआ? प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, पहला हैबिटेट मिल गया हमें। उसके बाद में रेगुलेट वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल है तुम्हारी वो क्या हो रही है? कंटिन्यूस रेगुलेट हो रही है। सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी को, ये सपोर्ट कर रहा है क्यों? वही प्लांट्स हैं। सॉइल है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना सॉइल की इंपॉर्टेंस, बताना जरा क्या क्या है। बैलेंस द इकोसिस्टम ऑफ, जब प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी हैं और सॉइल भी है, जब इकोसिस्टम बैलेंस हो रहा है तो बेनिफिट तो हो ही रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जब आया था, फॉर द प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, ऑल्सो एम, इट इज एम, AIM, टू कंट्रोल पोचिंग, स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड्स इन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? डेट याद रखना और इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना, जो हमने यहां पर कहीं ना कहीं लिखी होगी। अब प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973 1 अप्रैल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये आया था। मतलब पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में, उसके अंदर एक और चीज रेगुलेट करी कि हमें प्रोजेक्ट टाइगर लाए हैं। किसके अंडर? ये और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फर्स्ट जो डायरेक्टर थे वो थे कैलाश संघवाला। ये उनकी फोटो यहां पर देख लो, कितने प्यार से खेलने इसके साथ में। गोल्स की अगर हम बात करें, इंश्योर सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स इन नेचुरल हैबिटेट्स में जो टाइगर है वो सर्वाइव कर पाए।
प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, पोचिंग एंड अदर थ्रेट्स। जितने भी थ्रेट्स उनके ऊपर डले हुए हैं उनसे उन्हें बचाया जाए बेसिकली। फर्स्ट टाइगर रिजर्व होती कहां थी? उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब वीडियो को जरा लाइक करना, जो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गया लाइक करे, पता चल जाएगा कितने लोग जा चुके हैं कितने नहीं गए। 1973 में हमारे पास कितने वो थे टाइगर? सिर्फ 268। पर आज की डेट में पता है कितने? 3600। जितनी ये क्वांटिटी है ना, इतना शेयर या लाइक कर दो, मजा आ जाएगा ऐसी वीडियोस बनाने में। 3600 ओनली। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बैक बेंचर हो तुम। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, अब कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होगा? मोर वैल्यूएबल एज मोस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। ये किसी के लिए भी नहीं होता है, रिजर्व होता है प्रॉपर। सेकंड, प्रोटेक्टेड क्या होता है? 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 1/3 एरिया कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, कि भाई इससे आगे फॉरेस्ट और कम ना हो बेसिकली। अनक्लास क्या होगा? जिसको कोई क्लास ही नहीं है। बट these are other forest and wasteland belonging to both गवर्नमेंट भी है एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज भी है, जो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा यूज उसका कर सकती है। इन चीजों का ध्यान रखना है और ऐसे ही फ्लो चार्ट भी बना के आओगे ना, उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन करोगे तो बहुत प्रॉफिट में रहोगे। एमपी की अगर हम बात करें, एमपी हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। कितना एमपी है? 75%। तो कितना है फॉरेस्ट एरिया ये इसका? North eastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest management by local communities. Local communities भी वहाँ है जो उसे मैनेज कर रही है, उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे मूवमेंट से आएंगे आगे, तुम अभी देखोगे। In some areas of India, local communities are struggling and conserve these habitats along with government of India. अब मूवमेंट की हम बात करते हैं। पहला मूवमेंट है चिपको मूवमेंट। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था टू स्टॉप फॉलिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मतलब जहां पैसा आ जाए बेचने के लिए, बेसिकली इतना ध्यान रखना। स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट इन 1970s। चिपको मूवमेंट क्या था? हिंदी वर्ड था जिसका मतलब था टू हग। ये कहां पर हुआ था? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, अरे उत्तराखंड भैया। हाँ, नेक्स्ट क्या था? बीज बचाओ आंदोलन। अब स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल सीड्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इन्होंने जितने भी ट्रेडिशनल वेज थे आपके, उन्हें कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ये बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें कंजर्व इंडिजीनियस सीड्स, प्रमोट ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, थर्ड कलेक्ट एंड कंजर्व वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। जितने भी ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ क्रॉप्स थी ना, उनको बचाने के लिए इन्होंने किया था। स्टार्टेड बाय विजय जनधरी एंड फार्मर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। ही वाज अ फार्मर एंड सोशल एक्टिविस्ट भी थे ये इनकी फोटो लगा दी है, जिससे तुम्हें थोड़ा याद आ रहा है भाई कौन से कहां से। तो इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे? वाटर रिसोर्स। बट उससे पहले इसका मैप मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो रील्स में जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।